हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एनटीपीसी की इस श्रृंखला में जो हम शुरुआत कर रहे हैं, एक न्यू श्रृंखला जो कि है भारतीय इतिहास की। और यह जो है हमारी दूसरी क्लास है जो हिस्ट्री की हम कर रहे हैं। इसके पहले हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा की थी। आज जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एनटीपीसी जो है वनडे एग्जाम है और इसमें जो है मुख्य परीक्षा लेवल के, मेंस लेवल के प्रश्न नहीं आते हैं। इसलिए इसमें जो है हम हिस्ट्री को फैक्चुअल लेवल पर करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगे और अभी तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर अंत में कोई प्रश्न दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, थोड़ा सा हमारे माइंड में जो है एक मैप होना चाहिए कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। तो चलिए बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो इसे बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में जो है परिचय टाइप कर देता हूँ, ताकि आपको जो है दिमाग में एक इमेज बन जाए कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैप ड्रा हुआ है ये एशिया महाद्वीप का है। और एशिया महाद्वीप में ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये आपका देश जो है पाकिस्तान वाला देश है। और ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा हिस्सा ये वाला यहाँ पर अफगानिस्तान का हिस्सा पड़ जाएगा यहाँ पर। और ये जो है आपका इंडिया वाला हिस्सा है। जस्ट में रुकेंगे, ये है हमारा जो है इंडिया का हिस्सा। तो सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर आप देख पा रहे हैं त्रिभुज आकार का चित्र बना हुआ है। तो इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता भारत, पाकिस्तान और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में विकसित एक प्राचीन काल में शहर था। और ये शहर नॉर्मल शहर नहीं था। दुनिया में जो जितनी भी सभ्यताएं थी उनमें सबसे श्रेष्ठ शहर था। जी हाँ, बात की जा रही है ये 2300 ईसा पूर्व के आसपास की बात की जा रही है। आज से लगभग 2400-2500 साल पहले की बात चल रही है, 2500 साल पहले की बात चल रही है। और इस समय पर भारत में एक विकसित शहर हुआ करता था जिसके मुकाबला दुनिया में करने वाला कोई नहीं था। उसी शहर के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए बात करते हैं। दोस्तों, रेडियो कार्बन जैसी नवीन पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है 2400 ईसा पूर्व से लगाकर 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। तो इसके समय की यहाँ पर बात की गई है कि जो रेडियो कार्बन विधि होती है, फ्रेंड्स, रेडियो कार्बन विधि यदि आप नहीं जानते हैं तो बता दूं, इसमें जो भी जैविक पदार्थ होते हैं उनकी आयु ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। और उसके अनुसार जब जो है यहाँ के जैविक पदार्थों की आयु ज्ञात की गई तो वहाँ पता चला कि ये कितनी पुरानी है, लगभग 2400 से लगाकर 1700 ईसा पूर्व की सभ्यता है। फ्रेंड्स, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, क्या बताएंगे? त्रिभुज आकार का था। यहाँ पर मैप में भी मैंने यही चीज रखी हुई है। अगली बात करें, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक है अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे, अब ये बात करने से पहले थोड़ा सा ये शब्द को जो मैं समझा देता हूँ। पिछली क्लास में हमने बात की थी आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल और जो है ऐतिहासिक काल की बात की थी। तो फ्रेंड्स, आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड होता है जहां पर लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध होते हैं परंतु उनकी तकनीकी भाषा को हम अभी तक समझने में सफल नहीं हुए हैं, अर्थात लिखित साक्ष्यों का वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ है। इतिहास का वह कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे, तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ के जो मुख्य निवासी थे द्रविड़ और भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। तो क्या लिखी हुई हैं? प्रजातियों के नाम लिखे हुए हैं, द्रविड़ियन प्रजाति और भूमध्य सागरीय प्रजाति। दोस्तों, सिंधु सभ्यता की ये थोड़ा सा यहाँ से प्रश्न आता है, आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करूँ, एक चित्र के माध्यम से मैं ड्रा कर देता हूँ थोड़ा सा। ये मान लीजिएगा ये भाई उत्तर हिस्सा है, ऊपर का उत्तर हो जाएगा, यहाँ दक्षिण हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका पूर्व हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी किनारा है यानी कि पश्चिमी स्थल जो है वो कौन है दोस्तों? सुत्का गैंडोर है। तो यहाँ पर जो है आपका पश्चिमी किनारा स्थित होगा यहाँ पर, और उसका नाम क्या है? सुत्का गैंडोर है। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? यह है दमिश्क नदी के किनारे स्थित है, हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है। अगर इस सभ्यता के पूर्वी किनारे की बात की जाए तो दोस्तों पूर्वी किनारा यहाँ पर स्थित था जिसका नाम था आलमगीरपुर। तो
जो है पूर्वी स्थल आपका कौन सा है? पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, जो कि कहाँ पर स्थित है? मेरठ जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। उत्तरी किनारे की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। उस स्थल का नाम क्या है? मांडा नाम है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, अगर दक्षिणी स्थल की बात करें तो गोदावरी नदी के तट पर जो स्थित है, जिसका नाम है दैमाबाद। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल स्थित है, जिसका नाम है दैमाबाद। यहाँ पर जो है आपका मांडा स्थित है, जिसका नाम है मांडा ही नाम है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। यहाँ पर आलमगीरपुर और यहाँ पर सुत्तागेल रोड स्थित है। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के जो अंतिम बिंदु थे वो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो आप ध्यान रखें। चलिए अगली बार, अगर आपको ये पीडीएफ की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे और क्या बात करेंगे हम। अब जो बात करेंगे कि इसके नाम कौन कौन से हैं, उन नाम को लेकर जो है हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में क्या, भारत में नगरीय सभ्यता के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए, इसलिए इसे क्या कह देते हैं? प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इसे दोस्तों कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, तांबा और पिला से टिन को मिलाकर के क्या धातु बना ली थी दोस्तों? कांसा नाम की धातु बना ली थी और कांसे का बहुतायत प्रयोग करते थे, इसलिए कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करें तो 1921 में जो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया स्थल था वह कौन था? हड़प्पा था, और इसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। यह आपका रावी नदी के किनारे स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहते हैं क्योंकि दोस्तों यह सभ्यता जो थी सिंधु और जो उसकी सहायक नदियां हैं उसी के आसपास बसी हुई थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। फ्रेंड्स, शुरुआत में इसके स्थल अधिकांश स्थल सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए, बाद में जो है आजादी के बाद जब खुदाई की गई तो अधिकांश स्थल सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। तो ये क्या है, आपके मन में कोई नामकरण को लेकर डाउट है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से जो प्रश्न बनता है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को लेकर के प्रश्न बनता है। तो ये क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के जो है दोस्तों, ये आपके सामने स्थल दी हुई है। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण जो हैं स्थल है, वैसे बहुत से स्थल हैं लेकिन ये वो स्थल है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है उसकी ही बात करूंगा, बाद में इन सभी की थ्योरी भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आपसे हड़प्पा से प्रश्न जो पूछा जाता है इसकी खोज किसने की थी, तो आपको क्या बताना है कि 1921 में इसकी खोज जो है दयाराम साहनी नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी, और यह स्थल जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इतनी बात हो गई। वर्तमान पाकिस्तान में आता है, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान में स्थित है। फ्रेंड्स, अगली बात करें तो हड़प्पा से जो है हमें कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं, उसमें से आपको ध्यान रखना है कि एक जो है उर्वरा की देवी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? उर्वरा की देवी। एक्चुअली में दोस्तों एक महिला की जो है मूर्ति प्राप्त हुई है, और उस मूर्ति के गर्भ से जो है वृक्ष निकलते हुए दिखाया गया है, और उसे क्या नाम दिया गया है? उर्वरा की देवी अथवा मातृ शक्ति नाम दिया गया है। इतनी बातें आपको हड़प्पा से ध्यान रखनी। दूसरी बात है मोहनजोदड़ो से दोस्तों आपको ध्यान रखना कि इसे क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। और यह आपका सिंध नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज जो है 1922 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। राखाल दास बनर्जी द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। फ्रेंड्स, बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जैसे कुछ साक्ष्यों की बात करें तो मोहनजोदड़ो से दोस्तों यहाँ से हमें जो है पशुपतिनाथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है, एक मोहर के अंतर्गत। यहाँ से फ्रेंड्स है इसमें जो है से आद्य शिव के रूप में माना गया है। अगली बात करें तो यहाँ से फ्रेंड्स है नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, और यहाँ से जो है फ्रेंड्स है स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसे बृहद स्नानागार के रूप में जाना जाता है। इतनी बातें कम से कम आपको ध्यान रखनी चाहिए। कालीबंगा से बात करें, ये दोस्तों सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये भी स्थित है। कालीबंगा की बात करें फ्रेंड्स, ये आपका राजस्थान में स्थित है।
और यहाँ से दोस्तों बात करें जुता हुआ खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, यहाँ से जो है भूकंप के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ इसका जो अर्थ होता है काली चूड़ियाँ होता है। इसका अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। बहुत से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ से अग्निकुंड को लेकर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स यहीं से एक खोपड़ी प्राप्त हुई है जो शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी देती है। खैर आपको इतनी बातें कम से कम ध्यान रखनी चाहिए। लोथल की बात करें, आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, तो आप क्या बताएंगे? लोथल था। और ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ये आपका गुजरात में स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा की प्राप्त हुई है, बंदरगाह की प्राप्त हुई है। बात करें तो राखी गढ़ी जो है आपका कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और ये भारत में जो है फ्रेंड्स स्थित है, नगर है हरियाणा के अंदर। धौलावीरा की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और दोस्तों ये यूनेस्को में जो है शामिल की गई साइट है। अभी इनकी प्रत्येक के बारे में डिटेल से बात की जाएगी, थोड़ा सा भी शॉर्ट में देख लीजिएगा। चांद हुदरो ये भी आपका पाकिस्तान में स्थित है। और दोस्तों आपसे यहाँ से एक तो श्रृंगार जो मतलब श्रृंगार सामग्री होती है वो प्राप्त हुई है, साथ ही साथ यहाँ से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए। मन का मतलब जो होता है दोस्तों, जो माला की छोटी छोटी गुड़ियाँ होती हैं उन्हीं को मनका बोल देते हैं। रोपड़ की बात करें फ्रेंड्स, ये आपका पंजाब में स्थित है, पंजाब में स्थित है। और यह जो है आज़ादी के बाद खोजा गया पहला स्थल है, आज़ादी के बाद खोजा गया पहला स्थल। बनावली की बात करें, यह आपका हरियाणा में प्राप्त है और भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर है। फ्रेंड्स सबसे बड़े की अगर बात की जाए तो मोहनजोदड़ो है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का, लेकिन भारत में स्थित जो है अभी आएगा इसकी डिटेल बात करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। देखिएगा वही बातें सब डिटेल में लिखी हुई हैं यहाँ पर कि धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे क्या किया गया है फ्रेंड्स, यूनेस्को में 2021 के अंतर्गत शामिल किया गया है। याद रखिएगा धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल दोस्तों कहाँ पर खोजे गए? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखें गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो आप यहाँ पर समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है दोस्तों? पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। लेकिन मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है दोस्तों? राखी गढ़ी है जो कि हरियाणा में स्थित है। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? आई होप समझ पाए। जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, इसकी खोज ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। लोथल एवं सुरकोटदा, यहाँ पर क्या होना चाहिए? सुरकोटदा क्या होना चाहिए? सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। तो दोस्तों बंदरगाह में मैंने बताया था कि जो लोथल है आपका वो बंदरगाह है, इसी पर ध्यान रखिएगा, बाकी ध्यान रखिएगा। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, ये भी हम बात कर ली है। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिर पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर जो है हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई जिसे आद्य शिव के रूप में माना गया? तो क्या बताएंगे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से दोस्तों बात करें, एक जो है नर्तकी की मूर्ति की भी हमने बात की थी कि नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये नर्तकी की मूर्ति दोस्तों नग्न अवस्था में है, कांसे की बनी हुई मूर्ति है। इसके एक हाथ में देखेंगे तो चूड़ियां हैं और इसका एक हाथ जो है कमर पर रखा हुआ है, मतलब सीधा सा है, डांस कर रही है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डांस के शौकीन थे, मनोरंजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। फ्रेंड्स यहाँ पर हालांकि थोड़ा सा गहराई वाला प्रश्न है। 3 प्रकार की विधियां प्रचलित थी। एक थी ध्रुवीय मोम विधि, धातुओं की जो भी प्रतिमाएं बनाई जाती थी उसे ध्रुवीय मोम विधि कहते थे। ये आपके एनटीपीसी लेवल तक नहीं जाएगा, हालांकि वनडे एग्जाम में नहीं भाई जाएगा, यूपीएससी आईएसपीसीएस का सवाल है। अगली बात करें, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा काल में जितनी भी मोहरें हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में कौन से पशु का या कौन से जीव का अंकित किया गया है? तो दोस्तों एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। इसे कहते हैं कई लोग कि भाई कौन था? नंदी महाराज थे, क्योंकि उसे आद्य शिव से तुलना की गई है पशुपतिनाथ की मूर्ति की, और एक श्रृंगी जो बैल है, वृषभ है, इसे नंदी से तुलना की गई है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने का कारखाना लोथल और चांदहुदरो से प्राप्त हुए। तो मनके की बात की थी, जो माला की जो गुड़ियां होती है, नग होता है, उसी को क्या कहते हैं? मनके कहते हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और चांदहुदरो से प्राप्त हुए हैं।
फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो से भी मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर लोथल मुझे लगता है ल्यूसेंट का डाटा है भाई, ल्यूसेंट जो है थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप जो है एक मोहनजोदड़ो को शामिल कर सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से भी मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो। अगली बात करें कि सिंधु सभ्यता की लिपि दोस्तों कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी? मतलब आपके मन में दिमाग आ रहा है कोई लंबा सा आदमी जो है कि कहानी लिखना चाहते हैं, तो कहानी में जो है अक्षर ना लिखने की बजाय क्या लिखेंगे, सीधा लंबा सा आदमी बना देंगे। तो मतलब जो भी भाव हैं उसे चित्र के रूप में प्रदर्शित करने की लिपि कहाँ पर चलती थी? सिंधु घाटी सभ्यता में चलती थी। यह लिपि दोस्तों देवनागरी लिपि से अलग थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती, मतलब कि जैसा वर्तमान में हम लिखते हैं सभी लोग, उल्टी लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहले दाएं से बाएं, और उसके बाद जब दूसरी लाइन लिखना हो तो कैसे लिखते थे? बाएं से दाएं लिखते थे, मतलब जैसा हम लिखते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। याद रखिएगा, शायद ऐसा प्रश्न पूछ ले कि सबसे पहले दुनिया में जो है लेखन प्रणाली का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, तो ऐसा नहीं है, इसके पहले सुमेरियन सभ्यता में हुआ था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। वहां के जो घर हुआ करते थे इस प्रकार से, मतलब चौकोर पर बसते थे, समकोण पर सड़कें जो है एक दूसरे को काटती थी, इस प्रकार से यहाँ पर जो है घर ऐसे बने होते थे, सड़क के किनारे जो घर बने होते थे लेकिन सड़क के विपरीत दिशा में बने होते थे। इसी को ही क्या कहा जाता था दोस्तों? ग्रिड पद्धति कहा जाता था, और इसे बनाने की विधि को ऑक्सफोर्ड मेथड कहा जाता था। इसी को हिंदी के अंतर्गत जाल पद्धति कह देते हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी, मतलब कि सड़क की दूसरी ओर खुलती थी। और आजकल क्या चलता है भाई कि सड़क की ओर ही दरवाजा होगा, वरना फिर कोई अच्छा नहीं कहेगा, और फिर क्या है, धूल खाते रहते हैं वही रोड की। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, से सभी की जो है सड़क की विपरीत दिशा में खुलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन थी? गेहूं और जौ लिखी हुई है साथ में। भाई साहब क्यों भूल रहे हैं? पूरे प्राचीन काल में जो एक फसल यहाँ पर महत्वपूर्ण रहती है उसका नाम है कपास, तो कपास को भी आप याद रखेंगे। अगली बात करते हैं, सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, शक्कर नहीं खाते, सीधा शहद, क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, महिपर का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य दोस्तों बनावटी से प्राप्त हुआ है। ये बनमाली कहाँ पर है? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, और राखीगढ़ जो है ये हरियाणा में भी है। अगली बात करते हैं, और अगला है आपके पास में ये रंगपुर है। रंगपुर और लोथल दोस्तों दोनों ये स्थल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। यहाँ से चावल के दाने के प्रमाण मिले हैं जिनसे धान की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं। तो आपसे पूछे चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल और रंगपुर से। दोनों कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। तौल के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मापन के लिए, तौल के लिए किस अनुपात में जो है उपयोग किया जाता था? 16 के अनुपात का उपयोग किया जाता था। जैसे वर्तमान में चलता है ना कि भाई 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, तो वैसे 16 का सीधे हिसाब चलता था वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में, 1-2 का नहीं चलता था। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। यह है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में जो शब्द एक वहां पर उल्लेखित मिलता है मेलुहा, मेलुहा किसके लिए आया हुआ है दोस्तों? ये शब्द जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है। और अगर मैं बात करूँ किस अभिलेख में वर्णित है तो आप ध्यान दे सकते हैं भाई, उस अभिलेख का नाम भी लिख देता हूँ, सारगौन अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? सारगौन अभिलेख। दिलमुन नरेश दिलमुन की राजा का अभिलेख है, सारगौन अभिलेख। अगली बात करें, और अगली बात है आपके सामने कि संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन जो है वणिक वर्गों के हाथ में था। दोस्तों वणिक वर्ग का मतलब होता है व्यापारी वर्ग। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक आयतित विस्तृत साम्राज्य की वस्तुओं, ये शब्द हटाइएगा, ये गलत है। वस्तुओं शब्द यहाँ से कहाँ आया जाता है? आपसे शायद पूछा जाए कि किस व्यक्ति ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है किन्हें? जो 2 नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी पिग्गट ने, स्टुअर्ट पिग्गट इतिहासकार है, उन्होंने क्या कहा है? जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे, और ये कहाँ से प्राप्त हुई है फ्रेंड्स? ये आपकी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। स्वास्तिक चिन्ह की बात करें फ्रेंड्स, ये भी आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह अगर आप जानते हैं ठीक है, नहीं जानते तो बना देता हूँ, इस प्रकार से भाई बनता होता है।
इस प्रकार से खूब मांगलिक कार्यक्रमों में ऐसे बनाया जाता है इस प्रकार से। तो स्वास्तिक चिन्ह है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह में सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। अगली बात करते हैं, और अगली बात जो है, देखिए सब कुछ नहीं ध्यान रखना है, जो कि मैंने शॉर्ट में जो चीजें पहले बताई थी वही चीजें यहाँ पर दोहरा रही हैं, और जो जहाँ पर याद करना है वो बता रहा हूँ। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपसे पूछा जाएगा। और आपसे ऐसा प्रश्न आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मतलब समाज कैसा था, मातृ प्रधान था या पितृ प्रधान था? तो आप क्या बताएंगे? मातृ प्रधान था। वैदिक काल में क्या हो जाएगा? पितृ प्रधान हो जाएगा। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। दोस्तों यही है वो एक श्रृंगीय बैल। स्त्री मृण मूर्तियों मतलब मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां यानी कि मृण मूर्तियां। स्त्री मृण मूर्तियों अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था, यानी कि समाज में जो है महिला की ज्यादा मान्यता थी। सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, सामान्य बात है। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़, पासा इत्यादि का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें लगाइएगा, तलवार से ही नहीं, सीधा सा आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहा की खोज आगे चल करके 1000 BC में होगी। वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के एटा जलेसिस की खोज की जाएगी। अगले प्रश्न की बात करें, शवों को जलाने गाड़ने दोनों प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। नहीं आएगा। ये पूछा जाएगा आपसे कि युगल समाधि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मतलब कि एक साथ दो लोगों को दफनाए जाने के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो एक कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं और दूसरा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए। जो सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे बड़ा जो कारण रहा है दोस्तों, इतनी बड़ी सभ्यता का पतन कैसे हो गया, तो दोस्तों इसके पतन के लिए सबसे बड़ा कारण उत्तरदायी था, बाढ़ था। 7 बार जो है मोहनजोदड़ो डूबा हुआ था जॉन मार्शल के अनुसार। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। दोस्तों टेराकोटा शब्द जो है मिलता है, तो जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं, कभी आपने बचपन में खरीदे हो, घोड़ा चकरिया वगैरह, तो वही क्या है आपके टेराकोटा है। तो अगली बात करते हैं, और अगली बात जो है थोड़ा सा इसे भी ध्यान रखना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी चीजें कहाँ से मंगाई जाती थी। तो आप जैसे कि एक तो तांबा ध्यान दे सकते हैं भाई। तांबा जो है अभी भी महत्वपूर्ण है, राजस्थान में जो स्थित है खेतरी नामक स्थान, यहाँ से जो है तांबा मंगाया जाता था। साथ ही बलूचिस्तान से भी मंगाया जाता था, ये पाकिस्तान में आता है। चांदी आपकी अफगानिस्तान और ईरान से मंगाई जाती थी। सोना की बात करें, कर्नाटक की जो कोलार खान है वहां से और ईरान से आता था। टिन जो है अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। गोमेद ये आपका सौराष्ट्र गुजरात से आता था। लाजवर्द आपका ईरान से मंगाया जाता था। लाजवर्द एक प्रकार का पत्थर होता था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है सामान्य सी जानकारी देखी, जिसे लेवल की एग्जाम की बात चल रही है वहीं तक जो है सीमित है। गहराई में जाने के लिए जो है आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है बहुत विस्तार से मैंने बताई हुई है। चलिए, आपको पसंद आई है क्लास तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब में आपका किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है, जरूर करिएगा। चलिए, धन्यवाद।